हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। उससे पहले हम लोग कुछ इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, तभी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो पाएगा। जैसे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हम लोगों को ये जानना होगा कि यूक्लिड्स थे कौन। ठीक है, तो यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था। बेसिक से रूल्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्होंने ही बताया था। उन्होंने दो चीज़ें दी थी, एक एक्सियोम्स और दूसरा पोस्टुलेट। एक्सियोम और पोस्टुलेट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब 100% सही होता है। अब आप पूछेंगे कि एक्सियोम और पोस्टुलेट में अंतर क्या होता है। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट होते तो सेम ही है, बट पोस्टुलेट स्पेशली ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, जबकि एक्सियोम पूरे मैथ से रिलेटेड होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से यूक्लिड्स के एक्सियोम्स के बारे में समझेंगे। यूक्लिड एक्सियोम्स ये पूरे मैथ से रिलेटेड होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एक्सियोम्स दिया हुआ है, एक्सियोम्स को आप लोगों को मतलब पूरा समझना होगा, इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज बनेगा। जैसा फर्स्ट एक्सियोम्स है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई भी वस्तुएं है ना, एक वस्तुएं अगर दूसरे वस्तु के इक्वल है और फिर वह दूसरा तीसरे के इक्वल है तो वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिया हूँ, इफ़ ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू बी। यहाँ जो है बी के बराबर ए है और बी के बराबर सी है, तो ए और सी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरीके से दूसरा एक्सियोम्स है आपका, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। यदि कोई भी दो संख्या, जैसे हम लोग नंबर ले लिए 4 और इधर भी 4, इसमें भी ऐड हम लोग दोनों तरफ सेम ही संख्या को करेंगे तो रिज़ल्ट में हमारा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा दोनों की तरफ। ठीक है, और थर्ड एक्सियोम्स है हमारा, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। यदि हम लोग दोनों तरफ इक्वल नंबर ले ले और दोनों तरफ इक्वल नंबर से ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इधर की और भी रिमाइंडर क्या बचेगा, इक्वल ही बचेगा। ठीक, उसके बाद एक्सियोम्स नंबर 4 है, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। मतलब हुआ कि यदि कोई भी वस्तुएं मतलब कि दो समान वस्तुएं को, जैसे मतलब कोइंसाइड का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। कोइंसाइड मतलब होता है दोनों सेम ही। जैसे दो 5 रुपये का अगर सिक्का ले ले, एक के ऊपर में हम लोग दूसरा सिक्का को रखेंगे तो वो उसको क्या करेगा, ढक लेगा। तो वही हुआ थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर। मतलब कोई भी वस्तु एक दूसरे को क्या कर रहा है, पूरा ढक रहा है, तो वो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक्सियोम्स नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कह रहा है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब कोई चीज़ ले लेते हैं, मान के चलिए एक ये लाइन लिए, अगर इसका हम लोग टुकड़ा करेंगे तो ये पूरे का जो है ये क्या होगा, ये इस टुकड़े का पार्ट का ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो मतलब वो ये द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब एक्सियोम नंबर 6 कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब हुआ कोई भी चीज़ उसका अगर हम लोग दो गुना ले लें, जैसे सी जो है 2a के इक्वल है और सी यहाँ पे 2b के इक्वल है, तो जब इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो a इक्वल टू 2b, इसका जब ये दो गुना है और ये इसका डबल है, तो लेकिन ये दोनों इसी के इक्वल में है ये दोनों, तो आपस में ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये लास्ट में है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सी का हाफ है ए और सी का हाफ है बी। जब इसका ये हाफ सी जो है हाफ बी के इक्वल है और सी जो हाफ ए के इक्वल है, तो आपस में ए और बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं। एक्सियोम्स तो आप लोग समझ गए, यूक्लिड्स का इतना ही एक्सियोम्स है 7 तक। और अब हम लोग इसका पोस्टुलेट्स के बारे में समझेंगे। यूक्लिड पोस्टुलेट क्या होता है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसका कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट।
एक स्ट्रेट लाइन जो है ना, मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ है और एक ये पॉइंट यहाँ है, इस दोनों पॉइंट को आपस में हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वही कह रहा था, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पॉइंट से हम दो अलग अलग पॉइंट लेकर उस दोनों का आपस में मैच करा देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कह रहा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। मतलब कह रहा है एक टर्मिन, जैसे मान के चलिए एक ए और बी एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, वही इसका कहने का अर्थ था। अब पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को हम लोग जो है कोई भी, मतलब अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, कोई एक सेंटर लेकर और कोई एक रेडियस लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर हम सर्कल को ड्रॉ किए, फिर 2 सेंटीमीटर का रेडियस भी लेकर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब पोस्टुलेट नंबर 4 कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया PQR, तो हर जगह राइट एंगल का वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही होगा। यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं पोस्टुलेट नंबर 5 जो कि लास्ट पोस्टुलेट है। कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। चलिए अब हम लोग इसको, अब हम आप लोगों को इसको आसान शब्दों में समझाने का कोशिश करते हैं। ये पोस्टुलेट लिखा हुआ है, मतलब हुआ जब कोई सीधी लाइन, हाँ जब कोई सीधी लाइन, जैसे हम एक लाइन ले लिए हैं क्या, PQ है ना, दो अन्य सीधी लाइन AB एंड CD को इंटरसेक्ट करती है। जब कोई सीधी लाइन PQ, जैसे ये एक PQ है ना, AB और CD को क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तब वहाँ पर 4 इंटीरियर एंगल्स बनती है, 4 इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, 1 2 3 और 4 बन रहा है ना, वही बात। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स, जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा, जिस तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, मान के चलिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों आपस की और आगे की ओर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जाकर कटेगा। इसका मतलब ये दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो ये 180 से क्या होगा, कम होगा, और इधर की ओर बढ़ाते जाएंगे तो ये ज़्यादा दूर की ओर फैलता जाएगा, ये 180 से अधिक हो जाएगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, वही चीज़ बोल रहे हैं, से कम होगा। तो लाइन AB एंड CD उसी तरफ जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। AB और CD उसी तरफ जाकर एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोस्टुलेट भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बारी बारी से सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और उसका हम लोगों को रीज़न भी बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिर्फ एक ही लाइन एक सिंगल पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? बोलेंगे नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या 2 पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं? नहीं। क्यों? जैसा कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हम लोग ले चुके हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे मैनी लाइन्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। अब इसका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। क्या एक टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग दोनों तरफ क्या इन्फिनाइटली बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं। जैसे एक ये लाइन है, इधर की ओर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं और इधर की ओर भी बढ़ा सकते हैं, तो उस तरह से ये क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, और ये पोस्टुलेट नंबर 2 को भी फॉलो कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है If two circles are equal then their radii are equal। यदि दो सर्कल्स आपस में इक्वल हैं तो उसका रेडियस भी इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए ये सर्कल और ये सर्कल दोनों आपस में इक्वल होगा तो इसका कहने का मतलब इसका रेडियस भी आपस में कितना होगा? इक्वल ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये 2 सेंटीमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किए और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किए, ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो उस तरीके से ये भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 5.9 ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, जैसे मान के चलिए ए बी हम 3 सेंटीमीटर ले लिए, पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर ले लिए और एक्स वाई भी 3 सेंटीमीटर ले लिए। ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं? जैसे यहाँ पर ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू के बराबर ए बी भी है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई भी है, इसीलिए क्या होगा? ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा और ये आंसर उस तरीके से सही हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कह रहा है क्या इन सभी का डेफिनेशन देना और डिफाइन करने वक्त उसमें जो टर्म रिलेटेड है उसको भी जानना ज़रूरी होता है, जानना ज़रूरी है, और इसी को हम लोगों को बारी बारी से डिफाइन करना है। जैसे फर्स्ट में पैरेलल लाइन, सेकंड में है परपेंडिकुलर लाइन, थर्ड में लाइन सेगमेंट, फोर्थ में रेडियस ऑफ अ सर्कल और फिफ्थ में स्क्वायर। चलिए बारी बारी से अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जैसा कि पहला दिया गया है यहाँ पर पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ठीक है, वैसे रेखा जो कि एक दूसरे को आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है वही पैरेलल लाइन कहता है। तो इसमें 2 टर्म मिले हमको, एक लाइन्स और दूसरा इंटरसेक्ट। लाइन क्या होता है? सीधा रेखा, और इंटरसेक्ट जो एक दूसरे को कहीं पर जाकर कट करता है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं ए बी और सी डी, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कैसे हैं? मतलब इस दोनों रेखा के बीच में हर जगह सेम डिस्टेंस रहेगा। इस दोनों रेखा के बीच में हर जगह क्या रहेगा? सेम डिस्टेंस रहेगा, और ये दोनों आपस में कहीं तक भी इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं कट नहीं करेगा, और यही हमारा पैरेलल लाइन कहलाता है। और सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या था? परपेंडिकुलर लाइन्स, इफ़ 2 lines intersect each other at 90 degree then these lines are called perpendicular to each other। यदि कोई 2 रेखा आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहा होता है तब हम उस दोनों लाइन को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दोनों खींच दिए तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी और ना यहाँ भी। इसको जब डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें 2 टर्म्स मिला हमको, एंगल्स और लाइंस। ये दोनों जानना ज़रूरी होगा। एंगल्स हम लोग इसको कहते हैं और लाइंस इसको कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, एक सीधी रेखा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींचा जाता है उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसमें एक टर्म मिला हम लोगों को पॉइंट। ठीक है, पॉइंट को जानना ज़रूरी होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल देखते हैं। कहता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का,
कहीं से भी हम लोग खींचेंगे तो ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यही सर्कल का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। इसमें डिफाइन टर्म कौन कौन सा है, एक सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल, और एक पॉइंट। सर्कल ये हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल ये हो गया, और उसके बाद पॉइंट भी आपका ये हो गया। लास्ट है इसमें आपका स्क्वायर, इसको कहते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री इज नोन एज स्क्वायर। मतलब एक वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री का होता है, वही क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इसमें डिफाइन टर्म एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, दूसरा साइड हो गया, तीसरा एंगल हो गया। क्वाड्रिलेटरल इसको कहेंगे हम लोग, साइड्स ये हो गया और एंगल्स हमारा ये हो गया। ठीक है, डिफाइन टर्म हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कह रहा है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसा हमें पहला दिया गया है, गिव एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक ये है और एक ये है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट यहाँ पर सी दिया गया है। ठीक, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट भी है सी जो ए और बी के मध्य में है। ये बात समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट इज़ नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब यहाँ पर जो है 3 पॉइंट है, लेकिन वो सभी एक लाइन पर नहीं है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें, इसका नाम सी रख दें। क्या ये एक लाइन पर है? नहीं, ए और बी दूसरा लाइन बन गया, बी और सी दूसरा लाइन बन गया। ठीक, उसके बाद इसके आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेंस एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा कह रहा है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है अलग। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हैं? तो ऑब्वियसली अलग है। उसके बाद कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट का फॉलो कर रहा है, अनुकरण कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे, उसको विस्तारित रूप से बताएं। चलिए अब हम लोग, आप इसको समझ गए हैं तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। नोट्स के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं। कहेंगे देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स लाइक लाइन, पॉइंट एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म हम लोगों को मिले, जैसे हमें लाइन हो गया, पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड में ये पूछा था, क्या आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? तो हाँ है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो हम लोग बोलेंगे यस, दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशंस। क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था, आर दिस पोस्टुलेट डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट का फॉलो कर रहा है? नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट बट दे फॉलो फ्रॉम एक्सियोम 5.1। लेकिन ये एक्सियोम 5.1 को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप लोगों को एक्सियोम 5.1 पता होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, गिव 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब कोई 2 डिस्टेंस पॉइंट है, इससे एक यूनिक लाइन पास करेगा और यहाँ पर अलग अलग लाइन को खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। यहाँ पे कह रहा है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। हम लोगों को इसको फिगर को ड्रॉ करते हुए फिर से इसका सॉल्यूशन को करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या गया था गिवन में, ए सी इक्वल टू बी सी, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ए सी और बी सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वल दोनों तरफ इक्वल है। इक्वल में अगर इक्वल चीज़ दोनों तरफ जोड़ा जाए तो इस इक्वल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो इधर की ओर भी हम लोग मान के चलिए AC में अगर हम लोग इधर की ओर भी AC ऐड कर दिए और BC के तरफ इधर भी हम लोग AC ऐड कर दिए, दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड कर दिए तो इक्वल टू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अब देखिए AC प्लस AC क्या हो जाएगा हमारा 2AC, और BC प्लस AC क्या हो जाएगा हमारा, फिगर में देखेंगे BC प्लस AC, BC और AC इस दोनों को हाफ हाफ अगर जोड़ेंगे तो ये AB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं AB, और यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ इनटू में है तो यहाँ से हो जाएगा AP/2। आप चाहे तो इसको के टर्म में लिख सकते हैं AC इक्वल टू 1/2 AB, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं इसका हम लोगों को पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा। क्या आप बताए थे? इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। क्वेश्चन 4 में पॉइंट C को क्या कहा जा रहा था? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हम लोगों को बोल रहा है ये प्रूव करके दिखाना है कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग पहले इसको एक्स्ट्रा में कुछ मतलब गलत मान के फिर उसको सही दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लिए एक AB लाइन है, इसका 2 हम लोग मान लेते हैं मिड पॉइंट, एक C है और D है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, लेकिन हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे, उसी को चलिए देखते हैं। लेट C एंड D बोथ आर मिड पॉइंट। मान लिए कि C और D दोनों क्या हैं? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB का। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसीलिए अगर ये C और D अगर हम लोग मान लें इफ़ C इज़ मिड पॉइंट, मान लिया क्या AB लाइन सेगमेंट का C मिड पॉइंट है, तो AC और CB आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, या BC। इसीलिए क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BC। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पूरा का आधा होगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लें इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो दूसरा केस फिर हम लोग मान लेते हैं ऑल्सो इफ़ D इज़ मिड पॉइंट। इस बार हम लोग मान लिए क्या D जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, D हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर D मिड पॉइंट है तो इस बार क्या हो जाएगा? AD और D भी आपस में इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? AD इक्वल टू BD, या D भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ DB। हाँ, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। हाफ ऑफ AB इक्वल टू AC है, हाफ ऑफ AB इक्वल टू AD है। जब इधर का दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? AD। क्या ये इक्वल हो सकता है? AC और AD दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्या ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं? नहीं। तो हम कह सकते हैं ये संभव नहीं है। कैसे? दिस इज़ पॉसिबल। अब हम लोग लिखेंगे दिस इज़ पॉसिबल व्हेन C and D both represent
सेम पॉइंट, ये तभी संभव है जब सी और डी दोनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट एवरी लाइन segment has one and only one midpoint। इससे यह साबित हो गया कि प्रत्येक लाइन का एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है फिगर 5.10 ये दिया हुआ है, कह रहा है AC इक्वल टू BD, यदि AC जो है BD के इक्वल है तब हमको प्रूव करके दिखाना है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। गिवन में हमको देकर रखा है AC इक्वल टू BD, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी हैव दिया गया हुआ, वी हैव AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे AC इक्वल टू लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC पूरा है तो इसका AB प्लस BC लिख सकते हैं AC की जगह पर AB प्लस BC। इसको मान लें हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, ये तो दिया हुआ ही था, इसको मान लेते हैं सेकेंड। और फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे तो BD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, BD इक्वल टू BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो वही चीज़ लिख रहे हैं BD इक्वल टू BC प्लस CD, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस तीनों इक्वेशन में देखिए AC के जगह पर हम लोग AB प्लस BC रख सकते हैं और BD के प्लेस पर BC प्लस CD लिख सकते हैं। वही लिख रहे हैं AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD। तो यहाँ से ध्यान देंगे AB प्लस BC या इक्वल टू के इस साइड इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस BC इक्वल टू CD। यहाँ से BC से BC क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया AB इक्वल टू CD। और यही तो हम लोगों को प्रूव करके लाना था, हो गया प्रूव्ड। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है वाई इज एक्सियम 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth, note that the question is not about the fifth postulate। ये भी कह रहा है why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered a universal truth, मतलब एक्सियम 5 को जो है ना क्यों जो है कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से। नॉट दैट, ये भी हम लोगों को कह रहा है कि ध्यान देने के लिए द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, और ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक्सियम 5 द होल इज़ ग्रेटर, एक्सियम 5 कहता है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरा, कोई भी पूरा जो होता है वह जो है अपने पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ये एक वायर है, इसको हम इतना पार्ट में काट कर निकाल लें तो ये पूरे पार्ट का, इस पार्ट का ये इस पार्ट से ये हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो कह सकते हैं सिंस दिस इज़ ट्रू फॉर एनी थिंग्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कह सकते हैं चूँकि
तो ये बात सत्य है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है ना पूरे संसार में, उसका अगर पार्ट्स करें, टुकड़ा करें, तो वह अपने टुकड़े से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक हम लोग क्या ले लेते हैं, पाइप ले लेते हैं, इसको यहाँ तक काट ले, तो इतना पार्ट से यह होल पार्ट्स क्या होगा, बड़ा ही होगा। और यहीं तक है, इतना यहाँ तक इसको काट कर निकाल लें तो इतना पार्ट से ये क्या होगा, बड़ा ही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।